तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो आज से हम लोग आईसीएसई का 9th क्लास का एमएल अग्रवाल मैथ्स का क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम पहले चैप्टर्स को, किसी भी चैप्टर को शुरुआत करने से पहले, बुक को बनाने से पहले, है ना, क्यों ना हम लोग स्टडी को प्लान करें, है ना। प्लानिंग करने से क्या होता है, सक्सेस का रेट बढ़ जाता है। ठीक है, अगर किसी भी काम को हम प्लानिंग करके करें तो उसमें फेल होने का चांसेस बहुत कम होता है, मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, हम लोग ऐसे ही नहीं बुक को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, उस बुक को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे, कितना समय में हम लोग कितना पढ़ना चाहिए, कितना क्वेश्चन बनाना चाहिए, इस चीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद ही हम लोग उसको, इस बुक को या फिर इसके चैप्टर्स को बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने स्टडी को प्लान करेंगे। तो अगर हम बात करें कि एमएल अग्रवाल 9th क्लास में कितने चैप्टर्स हैं, तो नंबर ऑफ चैप्टर्स आपको मिलेंगे पूरे 20। ठीक है, 20 आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, और एक्सरसाइज का अगर हम बात करें तो पूरी 20 चैप्टर्स में आपको 49 एक्सरसाइज मिल जाएंगे, और इन 49 एक्सरसाइज में 951 क्वेश्चंस है। ठीक है, हम इस पूरे बुक को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ नॉर्मल चैप्टर्स, कुछ चैप्टर्स नॉर्मल है जिनको बनाने में उतना भी मेहनत नहीं लगता जितना हम सोचते हैं, अगर हम मेहनत से बनाए तो बन जाता है। ठीक है, और उसको फिर उसके बाद उसको नेक्स्ट कैटेगरी में आता है ज्योमेट्री का चैप्टर्स, जिसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग इसमें अच्छे होते हैं। ठीक है, और कुछ चैप्टर्स होते हैं इजी, है ना, एकदम इजी चैप्टर जिसमें आपको कोई मेहनत नहीं करना है, सिर्फ बनाना है। ठीक है, सिर्फ आप बनाइएगा कॉन्सेप्ट समझ के तो एकदम आराम से बन जाएगा। मतलब कुछ नॉर्मल चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा मेहनत का जरूरत होता है। ठीक है, अगर हम नॉर्मल चैप्टर्स के बारे में बात करें तो हमारे पास 9 नॉर्मल चैप्टर्स है, 1 से लेकर 9 तक में नॉर्मल चैप्टर्स मिलेंगे, और फिर आपको एक ज्योमेट्री का सेक्शन मिलेगा जिसमें 6 चैप्टर्स है। ठीक है, और 6 चैप्टर के बाद हमारे पास 5 चैप्टर नॉर्मल चैप्टर, इजी चैप्टर में से आते हैं। और उन इजी चैप्टर्स का अगर मैं नाम बोलूं तो मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, और स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, चलो इसके अलावा इसके बाद अगर हम बात करें तो इतना सारा तो हमारे पास क्या हो गया, चैप्टर्स हो गए, चैप्टर्स 20 हो गया, एक्सरसाइज 49 हो गया, नंबर ऑफ क्वेश्चन 951 हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ नॉर्मल चैप्टर्स 9 हो गया। इस 9 चैप्टर में हमारे पास 415 क्वेश्चंस है। ठीक है, और ज्योमेट्री वाले सेक्शन में हमारे पास 177 क्वेश्चन है, और इजी चैप्टर्स में हमारे पास 359 क्वेश्चंस है। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो इन इजी चैप्टर्स को तो आराम से कर लेंगे, मतलब 359 क्वेश्चन तो हमारे हाथ में। ठीक है, और थोड़ा सा अगर हम मेहनत करते हैं तो ये हम 415 क्वेश्चंस भी हमारे हाथ में होगा। मगर इसमें ये जो 177 क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन का संख्या नंबर बहुत कम है, मगर ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक आप ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को 1 से 2 बार 3 बार अच्छे से समझ के प्रैक्टिस करके नहीं बनाइएगा तो वो आप में स्टक हो। ठीक है, तो हम इन दोनों को एक कैटेगरी में रख सकते हैं, है ना, थोड़ा बहुत, मगर ये एकदम अलग सेक्शन, ज्योमेट्री का सेक्शन एकदम अलग है। ठीक है, चलो अब इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो हम लोग क्या समझेंगे, बात समझते हैं। ठीक है, देखो बात समझ में अगर हम वर्किंग डेज के बारे में बात करें कि हम लोगों को कितना समय मिलेगा इन 20 चैप्टर्स को, इन 49 एक्सरसाइज को, इन 951 क्वेश्चंस को करने का कितना समय मिलेगा। ठीक है, अगर हम वर्किंग डेज का बात करें तो हम मार्च का कुछ दिन तो बीत ही चुका है, तो हम मार्च हटा देते हैं और सिर्फ हम बात करते हैं। तो हम लोग को अप्रैल से लेके, है ना, अप्रैल से लेके दिसंबर तक का समय मिलेगा। अप्रैल से लेके दिसंबर तक का समय मिलेगा, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है वो जनवरी लास्ट तक में स्टार्ट हो जाता है। तो सिंपल सा बात है, हम लोग को रिवीजन करना भी उतना ही जरूरी है जितना कॉन्सेप्ट को समझ के पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो अप्रैल से लेके दिसंबर तक में हम लोग को 9 मंथ्स मिलेंगे। ठीक है, कितना मिलेगा, 9 मंथ्स मिलेगा इस चीज को पूरे अच्छे से कंप्लीट करने के लिए। अच्छा ठीक है, 9 मंथ। ठीक है, तो अगर 9 मंथ है और हर एक मंथ में 30 डेज होता है तो सिंपल सा बात है, हमारे पास 270 डेज है
इस चैप्टर्स को, पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए। मगर मैं बोलता हूँ कि आप 70 डेज भी हटा दो, है ना, आप क्या करो 70 डेज भी हटा दो, तो हमारे पास 200 डेज बचता है। अब 70 डेज क्यों हटाना है? क्योंकि आपका फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा, कुछ फेस्टिवल्स होगा, टेस्ट होगा, बहुत सारा चीज होगा, जिसमें आपको, मुझे लगता है कि 70 डेज ऐसे ही चला जाएगा, ठीक है। तो आपके पास पूरा पूरी कितना 200 डेज बचता है इसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। आपके पास कितना बचता है? 200 डेज बचता है इसको कंप्लीट करने के लिए। हमारे पास अगर अब हमारे दिमाग में सवाल उठता है कि 200 डेज है, 951 क्वेश्चंस है, तो अगर हम इतना डेली क्वेश्चन बना ले, है ना, इतना क्वेश्चन डेली बना ले, तो मेरा सही टाइम पे पूरा सिलेबस खत्म हो जाए। तो अगर हम डेली टारगेट के बारे में बात करें, है ना, अगर हम क्या करें, डेली टारगेट के बारे में बात करें, अगर हम डेली टारगेट के बारे में बात करें तो 951 क्वेश्चंस को हम मान लेते हैं कि 51 क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम 1000 क्वेश्चन को 200 डेज से डिवाइड करें, ठीक है, 200 डेज से डिवाइड करें, तो सिंपल सा बात है, हमारे पास इफेक्टिव कितना आता है 5। तो अगर हम 5 क्वेश्चंस पर डे, ठीक है, क्या करें, 5 क्वेश्चंस को पर डे बनाएं, 5 क्वेश्चंस को पर डे बनाएं। 5 क्वेश्चन अगर हम पर डे बनाएंगे तो सिंपल सा बात है, सही समय पे अपना सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे। अच्छा, मान लेते हैं कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, बोलो 5 क्वेश्चन क्या है, हम तो इससे भी ज्यादा क्वेश्चन बना सकते हैं। चलो मान लीजिए कि आप 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बना सकते हो, तो आप, बहुत अच्छा बात है कि आप 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बना रहे हो, आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और आप रिवीजन भी जल्दी से जल्दी कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो। और ये 5 क्वेश्चंस कहाँ का मैं बता रहा हूँ, 5 क्वेश्चंस आपका सिर्फ एक्सरसाइज का बता रहा हूँ, ठीक है, एक्सरसाइज का बता रहा हूँ। अगर एग्जांपल की मैं बात करूँ तो एग्जांपल में, अगर आप एग्जांपल भी बनाना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, नहीं आप बोल रहे हो नहीं मैं एग्जांपल भी बनाऊंगा और एक्सरसाइज भी बनाऊंगा, तब जाकर मेरा सब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आपको लगभग, है ना, आप मान के चलो, इसको डबल कर लो, तो आपको 10 क्वेश्चन पर डे, ठीक है, आपको 10 क्वेश्चन पर डे बनाना होगा, तब जाके आपका पूरी सिलेबस सही टाइम पे कंप्लीट होगा। मगर मेरी बात मानोगे कि आप कंपटीशन के लिए तैयार होना है, ठीक है, आप आज 9th क्लास में हो, कल 10 में जाओगे, फिर 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, उसके बाद देना है क्या, आपको देना है, आपको कंपटीशन का एग्जाम्स देना है, बहुत सारे कंपटीशन, जेईई मेंस, नीट के बारे में आपको पता ही होगा। तो उसमें सबसे ज्यादा होता है कि पेशेंस, है ना, बैठ के बहुत ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को बनाना, है ना। तो पेशेंस कहाँ से डेवलप होगा, आज ही से आपको पूरा तैयारी पे लगना होगा कि मेरे अंदर वो पेशेंस डेवलप हो पाए कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए और ज्यादा से अच्छा मार्क्स आए हमारे कंपटीशन में, है ना, और कंपटीशन को हम लोग क्रैक कर जाए। तो सिंपल सा बात है, आपको लगभग मैथ्स में मान के चलिए कि अभी से ही आपको प्रैक्टिस करना है कि हम डेली 15 क्वेश्चन पर डे बनाएं। और ये स्केड्यूल क्या होगा 15 क्वेश्चन का, आप 10 क्वेश्चन अपना बुक का बनाएंगे, एमएल अग्रवाल का, ठीक है, 10 क्वेश्चन आप क्या करेंगे, एमएल अग्रवाल का बनाएंगे, क्योंकि आपको बोर्ड्स के लिए ये सब चीज बहुत जरूरी है ना। अगर बोर्ड्स के लिए हम प्रिपेयर नहीं होंगे तो बोर्ड्स में हमारा खराब मार्क्स आ जाएगा, है ना। तो कंपटीशन तो बाद में आएगा, सबसे पहले आएगा बोर्ड्स, और बोर्ड्स ही खराब हो जाएगा तो फिर क्या ही फायदा पड़ेगा उतना, ठीक है। और 5 क्वेश्चन डेली, है ना, 5 क्वेश्चन डेली आप थोड़ा हाई लेवल पे उठाएंगे, ठीक है, हाई लेवल पे उठाएंगे और उसको बनाएंगे, उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ये 5 क्वेश्चंस आपके लिए बोनस होगा, ये 5 क्वेश्चन क्या होगा, आपके लिए बोनस होगा, जो आपको आने वाला कंपटीशन के लिए आपको तैयार करेगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक हम लोग स्टडी को, अपने पूरी स्टडी को प्लान कर चुके हैं, ठीक है। अगर हम पूरे स्टडी को देखें, है ना, अपने प्लानिंग को देखें, तो हम देख सकते हैं कि एमएल अग्रवाल में 20 चैप्टर्स है, नंबर ऑफ एक्सरसाइज 49 है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 951 है, नंबर ऑफ नॉर्मल चैप्टर्स 9 है, नंबर ऑफ चैप्टर्स ऑफ ज्योमेट्री 6 है, ठीक है, कितना है 6 है, ठीक 6 है, और नंबर ऑफ इजी चैप्टर्स 5 है,
ठीक है, इसको हमें अप्रैल से दिसंबर तक में कंप्लीट कर लेना है पूरे अच्छे तरीके से, तो हमको पूरा पूरी 9 मंथ्स मिलेगा। ठीक है, 9 मंथ्स मिलेगा, और इन 9 मंथ्स में हम लोग को 270 डेज मिलेंगे, जिसमें से हम 70 डेज बोल रहे हैं कि माइनस कर दो, क्योंकि ये तुम्हारा फेस्टिवल्स में, टेस्ट में, है ना, स्कूल के फर्स्ट टर्म एग्जाम में चला जाएगा। और हम बोले कि डेली टारगेट आपको रखना है कि 5 क्वेश्चंस आपको डेली बनाना है, आपको 5 क्वेश्चंस डेली बनाना है, तब जाके आप ऑन टाइम रहोगे, है ना, सिलेबस सही टाइम पे खत्म हो जाएगा। अगर आप चाहते हो एग्जांपल प्लस एक्सरसाइज दोनों बनाए बुक का, तो आपको 10 क्वेश्चन डेली बनाना पड़ेगा। और अगर आप कंपटीशन के लिए भी अभी से ही तैयार होना चाहते हो, तो आपको 10 क्वेश्चन बुक का और 5 क्वेश्चन डेली कहीं ना कहीं से अच्छे जगह से डीपीपी से आप पढ़ते हो वहां से आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, जो आपको कंपटीशन के लिए तैयार करेगा। ठीक है, चलो अब इसको हम लोग इरेज करते हैं या फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अगर नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो आप बात समझेंगे। इसको मैं पहले इरेज कर देता हूँ। चलो इसको मैं पहले इरेज करता हूँ। देखो, सबसे पहला चैप्टर जो हमारे पास है ना, अगर हम लोग फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करें, तो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर है। तो सबसे पहले रियल नंबर को समझने के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा कि नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो अगर हम नंबर सिस्टम को समझना चाहते हैं, तो हमारे नंबर सिस्टम में 2 नंबर्स आता है। एक को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है, और एक को बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या होता है? अगर हम रियल नंबर के बारे में बात करें तो सिंपल सा बात है, जिस नंबर को, है ना, कोई भी एक नंबर ले लो, मान लो कि हम यहाँ 2 नंबर लेते हैं, एक 2 ले लेते हैं और एक -2 ले लेते हैं। ठीक है, आप इस नंबर का स्क्वायर करो, है ना, जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? इसका आंसर आएगा +4। आप -2 का भी स्क्वायर करके देख लो, आपका कितना आएगा? +4। तो जब आप किसी नंबर को स्क्वायर करते हो और उसका आंसर कितना आता है? प्लस में आता है, तो सिंपल सा वो नंबर क्या कहलाता है? रियल नंबर। तो वो रियल नंबर सिंपल सा बात है, रियल नंबर हम उसको बोलते हैं जो हमारा रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। किसी भी नंबर को हम माइनस में काउंट नहीं करते। ठीक है, सिंपल सा बात समझना। ठीक है, हम लोग यहाँ पर अगर बेंच के बारे में बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरीके से काउंट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात समझना, तो हम कोई भी नंबर ले लें जिसका स्क्वायर करने पर हमेशा आंसर पॉजिटिव आए तो उसको हम बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, अब इमेजिनरी नंबर क्या होता है? तो कुछ नंबर्स हमारे पास ऐसे होते हैं कि जिनका स्क्वायर करने पर भी हमेशा क्या आता है? नेगेटिव ही आता है। आंसर क्या आता है? नेगेटिव ही आता है। सिंपल सा ये स्क्वायर है, इससे ये रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या? -1। तो अगर रूट के अंदर कोई भी नंबर हो और वो क्या किसमें हो? माइनस में हो, उसका हमेशा स्क्वायर करेंगे तो सिंपल सा वो हमेशा नेगेटिव नहीं आएगा। और नेगेटिव नंबर्स को जब स्क्वायर करने पर, किसी भी नंबर को स्क्वायर करने पर हमेशा नेगेटिव में आंसर आए, उसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। आप इमेजिनरी नंबर्स को अगर आप समझना चाहते हो तो आपको एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जिसको आपको 11th क्लास में जाके अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। इसमें पढ़ना है 11th क्लास में। अच्छा, हम लोग सेट्स पढ़ चुके हैं, है ना, सेट्स पढ़ चुके हैं, तो रियल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? आर से। ठीक है, और इमेजिनरी नंबर को किससे डिनोट करेंगे? आई से। चलो, ठीक है, अब रियल नंबर को भी हम चाहे ना, ठीक है, तो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर रियल नंबर को चाहे तो हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 2 पार्ट कौन कौन सा है? एक इरेशनल नंबर, ठीक है, और एक रैशनल नंबर। एक रैशनल नंबर, ठीक
ठीक है। हम लोग को इस चैप्टर में इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर को लेके बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर में मेन फोकस हमारे पास कौन सा होगा, इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर पे, ठीक है। हमारा जो मेन फोकस होगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर, ठीक है। तो हम लोग रैशनल नंबर्स के बारे में डेफिनेशन बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या पढ़े हैं रैशनल नंबर्स का डेफिनेशन, कि कोई भी नंबर अगर p बाई q के फॉर्म में होगा, जहां पर q क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो क्या है, रैशनल नंबर है। अच्छा एक बात बताना, ठीक है, एक बात बताना, हम इस रैशनल नंबर का कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो अगर हम रैशनल नंबर के एग्जांपल देखें तो एग्जांपल 1/2 हो सकता है, देखो डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं है, तो सिंपल सा बात है ये रैशनल नंबर हो सकता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, 0/2 रैशनल नंबर होगा, सोचो, एकदम हो सकता है, क्योंकि हमारे पास रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या बोलता है कि डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो 2 है, 0 के बराबर नहीं है। तो सिंपल सा हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो 0/2 है ये भी एक रैशनल नंबर है। मगर इसको चलो हम उल्टा कर देते हैं, ठीक है, हम लिख देते हैं 2/0। अब बताओ ये रैशनल नंबर होगा या फिर नहीं, ये 2/0 जो है वो रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि इसका वैल्यू अभी तक हम लोगों को पता नहीं है, और इसका वैल्यू अनडिफाइंड है। क्या है, अनडिफाइंड है। अभी तक जीरो को पता नहीं है हम लोगों को कि 0 से किसी भी नंबर को अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, ठीक है। सिंपल सा बात है, अगर इसको हम लोग अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप डिवाइड करके देख लो, 0 से 2 को डिवाइड करो। आप यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन लिख के देख लो, हमेशा जब 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो कितना आएगा, हमेशा 0 आएगा। तो चलो 2 ले लेते हैं, तो 2 लेंगे फिर भी 0 आएगा, है ना। और अगर यहाँ 2 के बजाय हम 3 ले लें, है ना, तो भी 0 आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्लैरिफाई नहीं है कि हम 0 किससे मल्टीप्लाई करें, जो इसको पूरा पूरी डिवाइड कर दे या फिर पॉइंट्स में डिवाइड कर दे, है ना, टर्मिनेट कर दे। तो सिंपल सा बात है, इसका अभी तक हमारे पास क्या है, इसका कोई पता नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा, जिसके कारण से हम नहीं बोल सकते कि रैशनल में होगा या इरेशनल में होगा। तो सिंपल सा इसको बोले अनडिफाइंड है, ठीक है। ये क्वांटिटी अभी क्या है, अनडिफाइंड है। चलो अब एक बात समझेंगे, हम लोग रैशनल नंबर को भी चाहे ना, हम लोग रैशनल नंबर्स को भी चाहे तो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग रैशनल नंबर्स को भी चाहे तो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वो 3 पार्ट कौन कौन सा हो सकता है, हम लोग चाहे तो इसको फ्रैक्शन में डिवाइड कर सकते हैं रैशनल नंबर को, जो हम देखें, ठीक है, फ्रैक्शन में। फिर उसके बाद बताओ इंटीजर्स में, ठीक है, इंटीजर्स में। और फिर हम लोग इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं, ठीक है, बात समझेंगे, ठीक है। और फ्रैक्शन को भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा फ्रैक्शन होता है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और एक मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। एक क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, ठीक है। अब जो इंटीजर्स है ना, इंटीजर्स, अब इंटीजर्स को हम लोग क्या करते हैं, इंटीजर्स को हम लोग डिनोट करते हैं तुम्हारा z से, ठीक है, और फ्रैक्शन को q से, ठीक है। हम लोग फ्रैक्शन को q से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को z से डिनोट करते हैं, सेट्स के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद हम चाहे अच्छा फ्रैक्शन तो हमको पता है, जो भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो। इंटीजर्स किसको बोलते हैं, इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मगर इसके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होगा, है ना। हम ये बात हमेशा अच्छे से जानते हैं कि डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी नहीं है तो वह 1 है, ठीक है। कोई भी नंबर अगर किसी से मल्टीप्लाई नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई है, कोई भी नंबर किसी से डिवाइडेड नहीं है तो 1 से डिवाइडेड है। तो सिंपल सा बात है, आप इंटीजर्स को भी चाहे ना तो 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, ठीक है। इंटीजर्स को भी हम चाहे तो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा, एक नेगेटिव, ठीक है, एक नेगेटिव, एक 0, ठीक है, एक 0 और एक
पॉजिटिव नंबर। ये क्या? पॉजिटिव नंबर। तो अगर नंबर लाइन्स में देखें तो नंबर लाइन्स में हम इंटीजर्स को डिनोट करते हैं। अगर फ्लैट जाते हैं, जीरो एक ओरिजिन मानते हैं, उसको जीरो मानते हैं, जीरो न्यूट्रल पॉइंट होता है मेरा, ठीक है। जीरो क्या होता है मेरा? एक न्यूट्रल पॉइंट होता है, और न्यूट्रल पॉइंट के अगर लेफ्ट में जाते हैं, लेफ्ट में जाते हैं तो नेगेटिव होता है, और राइट में जाते हैं तो पॉजिटिव होता है। ये बात हमको अच्छे से पता है, ठीक है। अब एक बात समझेंगे, अगर हम जीरो को, है ना, और पूरे पॉजिटिव नंबर्स को एक सेट में रखते हैं, है ना, एक सेट में रखते हैं, तो सिंपल सा बात है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? नेचुरल नंबर। सॉरी, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? होल नंबर्स, ठीक है। और हम चाहें तो पॉजिटिव नंबर्स को भी क्या कर सकते हैं? सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स 1 से लेके इंफिनिटी तक, पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाए, तो उसको हम लोग एक कैटेगरी में रख सकते हैं, जिसको बोल सकते हैं, बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अगर हम होल नंबर का बात करें तो इसको W से डिनोट करते हैं, और अगर हम नेचुरल नंबर्स के बारे में बात करें तो इसको N से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो होल नंबर कहां से कहां तक होता है? होल नंबर 0 और जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, 0 1 2, है ना, 3 4 डैश डैश डैश, यहाँ तक जितना दूर तक जा सकता है उसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। और नेचुरल नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। कहाँ से स्टार्ट होता है? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 डैश डैश, बहुत जहाँ तक जा सके, ठीक है। अब हम चाहें ना तो इस नेचुरल नंबर्स को भी, है ना, हम लोग चाहें तो इस नेचुरल नंबर्स को भी हम लोग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? हम लोग नेचुरल नंबर में ही देखते हैं कि इवन नंबर भी आता है, इसी में देखते हैं कि ऑड नंबर भी आता है, ठीक है। इसी में देखते हैं कि हमारा प्राइम नंबर भी आता है, और इसी में तुम्हारा कंपोजिट नंबर भी आता है, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स भी आते हैं। क्या आते हैं? कंपोजिट नंबर्स भी आते हैं। अच्छा, इवन नंबर के बारे में बात करें तो इवन नंबर उस नंबर को बोलते हैं जो डिविजिबल बाय, बोलो, 2 से होता है, ठीक है। जो इवन नंबर किसको बोलते हैं? जो डिविजिबल बाय 2 से होता है। तो सिंपल सा 2 से डिविजिबल का जो डिविजिबिलिटी शो करता है कौन कौन सा नंबर है? 2 4 6 8 10, है ना। और जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं। जैसे 1 3, है ना, 1 3 5 10, ठीक है। अब बात आता है प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा बात आता है कि प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। अगर हमको प्राइम नंबर समझना है तो हमको ये समझना पड़ेगा प्राइम नंबर का डेफिनेशन। प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या बोलता है? ऐसा नंबर जो 1 से डिवाइड हो, है ना, और खुद से डिवाइड हो, जो नंबर खुद है उसी से वो डिवाइड हो जाए, तो सिर्फ उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नंबर जो 1 से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो, सिर्फ और सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो, तो उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर का 2 ही फैक्टर होता है, और वो 2 फैक्टर कौन कौन सा होता है? 1 और एक वो खुद, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स के बारे में बात करें तो प्राइम नंबर्स में हम लोग कौन कौन सा नंबर आता है? 2 का फैक्टर देख लो, एक 1 है और एक 2 होगा। 3 का भी फैक्टर देख लो तो एक 3 1 होगा और एक 3 होगा। फिर आता है 5 का फैक्टर देख लो तो कौन कौन सा होता है? एक 1 और एक 5। अब बहुत बड़ा सवाल उठता है कि हम प्राइम नंबर में 1 को इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। प्राइम नंबर 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है। हम लोग 1 को कभी भी प्राइम नंबर में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि 1 जो होता है वो अपने आप में एक यूनिक नंबर है, ठीक है, जिसके कारण से हम लोग प्राइम नंबर में 1 को नहीं रखते, ठीक है। याद रहेगा। चलो अब बात आता है कि हम लोग कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, ठीक है। अब बात आता है कि हम लोग कंपोजिट नंबर्स किसको बोलते हैं, ठीक है। हम लोग कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? तो कंपोजिट नंबर को अगर सिंपल सा याद रखना है तो जितने भी प्राइम नंबर्स है उनको आप हटा दो, ठीक है। उनको आप निकाल के बाहर फेंक दो नंबर्स में से, तो जितने भी नंबर्स फिर बचेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन होता है
कि वो खुद से भी डिवाइड हो, 1 से भी डिवाइड हो, 1 से भी डिवाइड हो और उसका एक कोई अलग फैक्टर हो। मतलब numbers which have more than 2 factors is known as composite numbers। तो ऐसा नंबर कौन सा है? हम देख सकते हैं 4 है, ठीक है, 6 है, 8 है ना, 12 है। आप देख लो, अगर हम 4 के बारे में बात करें तो 1 से भी डिवाइड, 2 से भी डिवाइड और 4 से भी डिवाइड। अगर हम 6 के बारे में बात करें, है ना, 6 के बारे में बात करें तो 1 से, 2 से, 3 से, ठीक है, और अपने आप से भी 6 से भी। अगर हम 8 से बात करें तो 8 से बात करें तो 8 का भी वही होगा 2, 4, है ना, और 8 खुद से भी डिवाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सारे में पता चल रहा है कि मोर देन 2 फैक्टर्स है। तो जहां पर भी मोर देन 2 फैक्टर्स मिलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब बात समझते हैं। देखो हम लोग यहाँ पर अभी तक क्या समझे, हम लोग समझे कि नंबर सिस्टम में, ठीक है, थोड़ा सा देखो अभी तक हम लोग नंबर सिस्टम में क्या देखे कि नंबर सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, समझे। रियल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इरेशनल और रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर को भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए, फ्रैक्शन को भी 3 पार्ट में डिवाइड किए, ठीक है। इंटीजर्स, रैशनल नंबर को फ्रैक्शन, इंटीजर्स और डेसिमल। फिर इंटीजर्स को भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए, ठीक है। किसमें? नेगेटिव में, जीरो में और पॉजिटिव नंबर्स में। फिर हम लोग क्या किए, हम लोग पता लगाए, एक सेट बनाए जिसका जीरो का और जितने भी पॉजिटिव नंबर्स है, ठीक है। तो जीरो और पॉजिटिव नंबर को सेट को हम लोग बोलते हैं एक साथ को होल नंबर, ठीक है। मतलब होल नंबर कहाँ तक चलता है, 0 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक। फिर होता है नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है और इंफिनिटी तक जाता है। और अगर हम चाहें तो नेचुरल नंबर्स को भी डिवाइड कर सकते हैं। नेचुरल नंबर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किए, 4 कैटेगरी में, सॉरी, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट। फिर हम समझे कि प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं, जिसका फैक्टर सिर्फ 1 और खुद का हो, ठीक है। और कंपोजिट नंबर्स किसको बोलते हैं, जो 1 से भी डिवाइड हो, एक और नंबर से भी डिवाइड हो और 1 से भी डिवाइड हो, ठीक है। मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। देखो अब यहाँ पर बात समझना कि हम लोग बचपन से ही, है ना, हम लोग बचपन से अब रैशनल पे हम लोग फोकस करने वाले हैं, ठीक है। और हम लोग रैशनल पे फोकस करने वाले हैं। बात समझना, हम लोग क्या है, हम लोग बचपन से ही रैशनल नंबर का क्या पढ़ते आ रहे हैं, डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी नंबर अगर p/q के फॉर्म में है और q क्या है, 0 नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर अगर 0 नहीं है तो उसको रैशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मगर 9th क्लास है, ठीक है। तो सिंपल से इससे कुछ तो हम लोग को एक्स्ट्रा समझना होगा इसके बारे में, जो इसको इरेशनल नंबर से अलग बनाए, इसको रैशनल को इरेशनल नंबर से अलग बनाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक नया पेज लेते हैं, उसमें देखते हैं, ठीक है। बात समझेंगे उसके। अब एक नया डेफिनेशन देखेंगे रैशनल नंबर का, ठीक है। चलो अब देखो, यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है, यहाँ ध्यान देना। देखो अगर हम रैशनल का बात करें, किसका बात करें, रैशनल नंबर्स के बारे में बात, ठीक है। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, रैशनल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लोग नॉर्मल वाला जो है p/q वाला जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। रैशनल, मान लो कि रैशनल का एक हम एग्जांपल लेते हैं 2/3, ठीक है। ये भी रैशनल नंबर है, एकदम सही बात। अच्छा एक बात बताओ, हम इस रैशनल नंबर को चाहें तो 2/3 ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चाहे तो 2 नहीं, हम यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो एक चीज देखना, अगर हम ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो ओरिजिनल नंबर है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि 2 से 2 यहाँ कट जाएगा ना, 2 से 2 कट जाएगा और 2/3 तो बचेगा लास्ट में। तो सिंपल सा बात है, इसीलिए हम यहाँ पर इक्वल टू लिखे हैं कि 2/3 लिख लो, या फिर ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से तुम मल्टीप्लाई कर दो, तो जो ओरिजिनल नंबर है वो कभी भी चेंज नहीं करेगा,
ठीक है, तो चेंज नहीं करेगा। चलो ये बात तो सही है, चेंज नहीं करेगा, हम देख भी रहे हैं कि चेंज नहीं कर रहा है। तो फिर ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे जो हम लोग ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके बनाएंगे? तो देखो यहाँ पर आ जाएगा 4/6। तो जो 4/6 आया है उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अच्छा, इसको इक्विवेलेंट में रैशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो फिर इसको क्या बोलेंगे, है ना? तो फिर इसको क्या बोलेंगे, है ना? तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसमें है सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं? या तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में बोलेंगे या फिर बोलेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म ये बात हम बता क्यों रहे हैं? तो एक अगर हम एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को ये प्रूव करने आएगा कि प्रूव कीजिए कि ये इरैशनल नंबर है, ठीक है। तो जब हम प्रूव करेंगे ना उसको, तो वहां पर इस चीज का बहुत यूज होगा सिंपलेस्ट फॉर्म का, है ना? क्योंकि जब भी हम कोई भी नंबर रैशनल मानेंगे ना तो उसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में मानेंगे। और सिंपलेस्ट फॉर्म को समझने का और उसका डेफिनेशन अगर हम समझना चाहे कॉन्सेप्ट वाइज, तो उसका एक ही कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम कोई किसी भी नंबर को लिखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में तो उसका कोफैक्टर, है ना, सिर्फ 1 होता है। बोलने का मतलब है कि 2 और 3, है ना, सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकता है, अदरवाइज और किसी से डिवाइड नहीं हो सकता। तो जब भी कोई फ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड हो और उसके पास कोई भी अलग फैक्टर ना हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है और वो रैशनल नंबर है। और जिसका कोफैक्टर वो ऐसा रैशनल नंबर है जिसका कोफैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है। मगर इस रैशनल नंबर को देखते हैं जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, तो हम इसको देखेंगे। ये सिंपली बात है, ये 1 से भी तो डिवाइड हो जाएगा 4 और 6, और 2 से भी दोनों एक साथ डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपल सा हम बोल सकते हैं कि ये जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, तो इसका फैक्टर 2 है, एक 1 भी है और इसका 2 भी फैक्टर है। मतलब इसके दो को-फैक्टर हो गए 1 और 2। तो जब भी हम रैशनल नंबर अज्यूम करेंगे तो सिंपल सा हम उस रैशनल नंबर को अज्यूम करेंगे, उसके सिंपलेस्ट फॉर्म को अज्यूम करेंगे जहां पर उसका को-फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर अभी बहुत अच्छे से रैशनल नंबर को समझे, रैशनल नंबर को एक अलग डेफिनेशन को हम लोग समझे, ठीक है। इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि हम जब इरैशनल नंबर पढ़ाएंगे ना, ठीक है, इरैशनल समझाएंगे तो इसका बहुत धड़ल्ले से यूज होने वाला है। बस याद रखना, ये जो हम पढ़ाए हैं अभी, है ना, ये जो बताए हैं, इसका बहुत धड़ल्ले से यूज होने वाला है, बहुत, है ना, बहुत यूज होने वाला है। इस डेफिनेशन, रैशनल नंबर का इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। इसी के साथ आज का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम और भी पढ़ेंगे, ठीक है, और भी अमित अग्रवाल का हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन इतने अच्छे से समझाएंगे कि आपको उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी एकदम ना हो और अच्छे से एग्जाम जाए, अच्छा मार्क्स आए, कंपटीशन में भी आप अच्छे से स्टैंड कर पाओ, ठीक है। चलो बाय।